Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the daily Hindu news and editorial analysis of 4th of May 2021. तो गाइज आज है तारीख 4 मई 2021 और है ट्यूसडे। देखेंगे आज का द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर। द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे, बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को ये कंप्लीट न्यूज़पेपर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम और फिर जाकर सर्च बॉक्स में टाइप करना है दीपक यादव एजुकेशन। एज यू कैन सी गाइज आप लोगों को ये चैनल मिल जाएगा, उस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। देखो अगर आप लोगों को इस तरीके से ये चैनल नहीं मिलता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी लोगों को टेलीग्राम का लिंक दे दिया गया है, वो लिंक इसी चैनल का है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करोगे ऑटोमेटिकली ये चैनल ओपन हो जाएगा, इसको जाकर ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करने से फ़ायदा क्या होगा, यहाँ पे आपको डेली बेसिस पे द हिंदू न्यूज़पेपर मिल जाता है, डेली करंट अफेयर के वीडियो का पीडीएफ मिल जाता है, डेली बहुत सारे डिजिटल नोट्स मिल जाते हैं और ये सारी चीज़ें मिलती हैं बिल्कुल फ्री में, तो जाकर इसको ज़रूर ज्वाइन करना। और एक चीज़ और, ये है मेरी इंस्टाग्राम आईडी दीपक यादव एजुकेशन, यहाँ पर जाकर आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हो और नीचे इसका लिंक भी दे रखा है इंस्टाग्राम का, और अपनी जितनी भी क्वेरीज हैं यहाँ पर आप लोग मुझसे पूछ सकते हो। नाउ बढ़ते हैं आगे, और आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी लोगों को मैप में जाकर देखना है जिम्बाब्वे को, कहाँ पर है ये एग्जैक्टली लोकेटेड, इंडिया के कंपैरिजन में कहाँ पर है, अच्छे से मैप में देखना। फिर आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रखने वाले हो। तो यहाँ पे आप लोग जैसा देख पा रहे होंगे अभी इलेक्शंस के रिजल्ट आए हैं, तो उसके बारे में बहुत सारे आर्टिकल्स डेली बेसिस पर हम लोगों को देखने को मिलेंगे, लेकिन ये आर्टिकल हमारे एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट बिल्कुल भी नहीं है। अब अगर हम लोग बात करें हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्या है, तो यहाँ पे आता है एक आर्टिकल जिसमें बताया गया आईसीएमआर को अब रॉयल्टी मिलेगी। क्यों? क्योंकि इन्होंने क्या करा, कोवैक्सीन एक तरीके से इसकी जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है आईपी, इसको शेयर कर दिया है। नाउ अब यहाँ पर इनको एक रॉयल्टी मिलेगी इस चीज़ के लिए। अब यहाँ पे ये ओवरऑल आर्टिकल क्या है, ये पेज नंबर 10 के ऊपर भी डिटेल में दे रखा है, तो वहाँ पर हम इसका डिस्कशन ज़रूर करेंगे, डिटेल में देखेंगे, इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। यहाँ पे एक छोटा सा ओवरव्यू दिया गया है। नाउ इंपॉर्टेंट एक और चीज़ हो जाती है, ये आईसीएमआर क्या है, स्टैटिक पोर्शन से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आईसीएमआर की फुल फॉर्म है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, ये एक सबसे बड़ी बॉडी मानी जाती है अगर हम बात करें बायोमेडिकल रिसर्च के क्षेत्र में। साथ ही साथ ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, कंडक्ट करती है, कोऑर्डिनेट करती है जो भी मेडिकल रिसर्चेस होते हैं, तो इनके रिगार्डिंग रिसर्च करती है ये बॉडी, जिससे कि सोसाइटी को बहुत सारे बेनिफिट्स भी मिल जाते हैं। नाउ इसको फंड कौन देता है, इसको फंड देती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार देती है, लेकिन किसकी मदद से, डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ रिसर्च, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के थ्रू इसको फंड दिया जाता है। देन उसके बाद ये बॉडी वर्क करती है, तो इसके बारे में ज़रूर याद रखना। नाउ ये जो आर्टिकल है इसका डिस्कशन हम लोग पेज नंबर 10 के ऊपर करने वाले हैं। नाउ एक छोटा सा आर्टिकल यहाँ पे आप देख पाओगे, ये बताता है कि देखो अगर हम लोग वैक्सीन या फिर मेडिकल ऑक्सीजन को इंपोर्ट करते हैं तो उसके ऊपर कोई जीएसटी नहीं लगेगी आने वाले 2 महीने तक, ऐसा यहाँ पर बताया गया है। मतलब 30 जून तक ये ऐसा एक रिलीफ दिया गया है हमारे फिनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा। कौन है फिनेंस मिनिस्टर, वो हैं निर्मला सीतारमन जी। अब यहाँ पे अगर हम बात करें जो कोविड-19 जो भी रिलीफ मटेरियल होगा, यानी कि कोविड-19 से बचने के लिए आज के टाइम पर हम लोग जो भी रिलीफ मटेरियल्स ले रहे हैं, चाहे वो वैक्सीन्स हो गई, चाहे वो मेडिकल ऑक्सीजन हो गए, रामदेसिविर हो गया, कुछ भी हो गया, तो यहाँ पर इन सभी में अगर हम बात करें तो जीएसटी जो लगती थी वो आने वाले 2 महीने के लिए अभी इसमें से जीएसटी नहीं लगाई जाएगी। तो इसके बारे में यहाँ पर अनाउंसमेंट किया गया है, ओके, जिससे कि रिलीफ मिलेगा काफ़ी हद तक। नाउ एक आर्टिकल आप लोग यहाँ पर ये वाला देख पा रहे होंगे, ये एक अवेयरनेस आर्टिकल है। यहाँ पर देखो इस तरीके की सिचुएशन अगर चलेगी तो हम लोग कोविड-19 से जल्द नहीं लड़ पाएंगे। सिचुएशन क्या है, आज के टाइम पर आप देख पाओगे कि 18 साल से ज़्यादातर लोगों को, 18 साल से प्लस वाले एज वाले लोगों को, सभी लोगों को वैक्सीनेशन मिलना चालू हो चुका है। ठीक है, जिस अगर हम एग्जैक्टली बात करें 18 टू 44 एज ग्रुप वाले लोगों को। नाउ कुछ फैसिलिटीज़ ऐसी यहाँ पर मिल रही हैं जहाँ पर एक दिन के अंदर 50 सैंपल का सिर्फ और सिर्फ कलेक्शन हो रहा है। तो आप समझ सकते हो एक दिन के अंदर 50 लोगों की टेस्टिंग हो रही है किसी किसी इंस्टीट्यूट से, तो ये बहुत कम है। अगर हम ऐसे चलने लगे तो फिर बहुत टाइम लग जाएगा इस चीज़ से लड़ने में। और यहाँ पर आप लोग देख पाओगे ये कोविड-19 का जो टेस्ट वगैरह ये भी यहाँ पर देखने को जो मिल रहा है,
ये लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल का ही हो रहा है आज के टाइम पर। और रही बात वैक्सीनेशन की, तो लोग जा रहे हैं वैक्सीनेशन करवाने बहुत सारी जगह पर। एक तरीके से आप कह सकते हो कि अगर हम जो वैक्सीनेशन है वो काफ़ी डिले होता हुआ नज़र आ रहा है। उसके बाद जो टेस्टिंग वगैरह है, इसके लिए लोग अगर जा रहे हैं तो फिर लोगों को वहाँ से वापस भेज दिया जा रहा है, बोला जा रहा है इतने टाइम पर आओ। तो इस तरह की सिचुएशन जो है यहाँ पर नज़र आ रही है, जिससे कि काफ़ी और डिले हो सकता है इस कोविड-19 से छुटकारा पाने में। ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। नाउ पेज नंबर 5 पर आता है एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल, जिसके बारे में हम ऑलरेडी काफ़ी बार डिस्कस कर चुके हैं। इनफैक्ट मैंने पिछले सप्ताह में इसको 2-3 बार कवर किया है, डिटेल में ये केस समझा रखा है। इसरो स्पाई केस, इसरो जासूसी कांड हुआ था एक, और 1994 में ये केस देखने को मिला था। नाउ उसी के रिगार्डिंग यहाँ पे आप देख पाओगे 1994 से केस अभी तक जारी है। सीबीआई ने केस फाइल कर दिया है अगेंस्ट द पुलिस ऑफिसर्स, जो भी पुलिस ऑफिसर्स थे केरला के, जिन्होंने अरेस्ट कर लिया था नंबी नारायण जी को। यहाँ पे आप जिनका पिक्चर देख पा रहे हो, ये इसरो के साइंटिस्ट थे। तो इनको अरेस्ट किया गया था इन पुलिस ऑफिसर्स के द्वारा, इनके ऊपर गलत इल्ज़ाम लगाए गए और आप कह सकते हो इनकी छवि पूरी तरह से ख़राब हो चुकी थी पूरे कंट्री के अंदर। लोग देशद्रोही इनको कह रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो पुलिस ऑफिसर्स थे ये गलत साबित हो गए थे, ठीक है। इन्होंने गलत एलिगेशंस लगाए थे इनके ऊपर। नाउ इन्होंने यहाँ पर कोर्ट से अपील करी थी कि ये जो पुलिस ऑफिसर्स हैं जिन्होंने सही से जांच पड़ताल नहीं करी, मेरे खिलाफ ये एलिगेशंस लगाए, मेरे ऊपर एलिगेशंस लगाए, इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। नाउ सीबीआई ने एक आप कह सकते हो फाइल कर दिया है केस इन पुलिस ऑफिसर्स के अगेंस्ट जिन्होंने इनको गिरफ्तार किया था, उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। ओके, नाउ ऐसी जो केस से रिलेटेड एक कमेटी बनाई गई थी, डीके जैन कमेटी। अब यहाँ पर ये सारा प्रोसेस चल ही रहा है। ये एक बहुत लंबा केस हो गया था 1994 में, जिसमें इनको एक तरीके से आप कह सकते हो गलत तरीके से आप कह सकते हो कि इनके ऊपर काफ़ी इल्ज़ाम लगाए गए। बोला ये गया कि ये टेक्नोलॉजी को शेयर कर रहे हैं, इसरो के साइंटिस्ट थे ये। तो बोला ये गया कि टेक्नोलॉजीज़ को शेयर कर रहे हैं, टेक्नोलॉजीज़ बेच रहे हैं पाकिस्तान को, और ये गलत इल्ज़ाम थे ये सारे। इसकी वजह से इनका करियर भी ख़राब हुआ, साथ ही साथ इंडिया भी बहुत पीछे हो गया, लगभग 14 से 20 साल पीछे चला गया, क्योंकि जो टेक्नोलॉजी हमें ये दे सकते थे बहुत पहले मिल रही थी, वो टेक्नोलॉजी काफ़ी हद तक लेट हो गई। इंडिया ने खुद उसको बनाया और फिर उसमें टाइम लग गया, और आप कह सकते हो इंडिया भी इसी के साथ पीछे चला गया था। ये पूरा ओवरऑल केस था। आई होप आप लोगों को यहाँ पर ये क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। तो यहाँ पे आप देख पाओगे, एडिटोरियल को हम सबसे लास्ट के अंदर डिस्कस करेंगे वीडियो के लास्ट में। नाउ यहाँ पे आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। देखो, जो ये सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट है, जो कि अभी 2-2.5 महीने पहले बहुत ही ज़्यादा चर्चा के अंदर था, इस प्रोजेक्ट को अप्रूवल मिल चुका है। अब इस प्रोजेक्ट के लिए काम स्टार्ट होगा। ये प्रोजेक्ट क्या है अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। यहाँ पे आप देख पाओगे जो एनवायरमेंट मिनिस्ट्री है, इन्होंने यहाँ पर अप्रूवल दे दिया है इस प्रोजेक्ट के लिए। इस सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के अंदर एक नया पार्लियामेंट बनने की बात हुई थी कि एक नया पार्लियामेंट बनेगा, प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस बनेगा, ठीक है। कॉमन सेंट्रल सेक्रेटेरिएट के बीच में यहाँ पर आप देख पाओगे ये जितने भी इंपॉर्टेंट ऑफिस हैं ये सारे बनाए जाएंगे, नए ऑफिस बनेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो है प्रोजेक्ट था, अब यहाँ पे इस प्रोजेक्ट को अप्रूवल मिल चुका है। मैं आपको इस प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ा सा और डिटेल में बताता हूँ, क्योंकि हमने काफ़ी दिनों पहले पढ़ा था, लगभग 2-2.5 महीने पहले पढ़ा था। तो अभी यहाँ पर अच्छे से इसको हम लोग वापस से मेमोराइज़ करने वाले हैं। नाउ यहाँ पर आप लोग एक पिक्चर देख पाओगे, ये है सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के बारे में। टाइम्स ऑफ इंडिया में ये आर्टिकल आया था। ये पिक्चर मैंने पहले भी शेयर किया है। ये आप देख पा रहे होंगे, ये इंडिया गेट है, और सामने आप लोग देख पाओगे यहाँ पर ये आपको मिल जाएगा राष्ट्रपति भवन। तो इन दोनों के बीच में जो 3 किलोमीटर का रास्ता है, इसके बीच में ये जो एरिया है ये बनाया जाएगा, नया पूरा का पूरा एरिया। इसके अंदर क्या क्या, नया पार्लियामेंट बिल्डिंग बनेगी। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे ये एक नई पार्लियामेंट, जो बराबर वाला पार्लियामेंट है, जो हमारा इस समय एग्जिस्टिंग पार्लियामेंट है, उसके बराबर में एक बिल्डिंग बनेगी। उसके साथ साथ कॉमन सेंट्रल सेक्रेटेरिएट बनेंगे, ठीक है। यहाँ पर आप देख पाओगे इस तरीके से ये बनेंगे। साथ ही साथ नए रेसिडेंस बनेंगे प्राइम मिनिस्टर के लिए और वाइस प्रेसिडेंट के लिए। यहाँ पे आप देख पाओगे राष्ट्रपति भवन के साइड में इस तरीके से ये नए नए रेसिडेंस बनाएंगे, और नई बिल्डिंग बनेगी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की। यहाँ पर आप लोग देख पाओगे ये पूरा स्ट्रक्चर है, काफ़ी अच्छी पिक्चर है, इसके अंदर आप क्लियर कर पाओगे।
जो यह प्रोजेक्ट है इसके अंदर बात करी गई थी, लगभग अंदाज़ा बताया गया है 20,000 करोड़ रुपए लगने वाले हैं इस पूरे प्रोजेक्ट को डेवलप करने के लिए, मतलब इस पूरे एरिया को इस तरीके से बनाया जाएगा। ओके, नाउ इसी ये जो प्रोजेक्ट है इसी को अप्रूवल मिला है और यहाँ पर बोला ये जा रहा है कि जो पीएम का रेसिडेंस है वो हम लोग अगले दिसंबर तक बना लेंगे। जैसे ही पार्लियामेंट के ऊपर काम चालू होगा, पार्लियामेंट की बिल्डिंग के बाद ये पीएम का रेजिडेंस बनेगा। उसके बाद जो बाकी सारी बिल्डिंग्स हैं वो 2024 से 26 के बीच में बनाई जाएंगी। जो ये प्रोजेक्ट है इसका साथ में कॉस्ट होने वाला है 13,500 करोड़ रुपए। जो मैंने अभी आपको बताया था 20,000 करोड़ रुपए वो एस्टिमेटेड कॉस्ट था। और यहाँ पर इसी तरीके से जो कॉस्ट है वो प्रोजेक्ट के हमेशा बदलते रहते हैं, तो यहाँ पर भी आप लोग देख पाओगे एक छोटा सा चेंज हुआ है। नाउ उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल आप लोग यहाँ पर देख पाओगे, 7 म्यांमार रेफ्यूजीज हैं वो अप्रोच कर सकते हैं यूएनएचसीआर। यूएनएचसीआर क्या होता है? यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रेफ्यूजीज। तो यहाँ पर जाकर ये लोग अप्रोच कर सकते हैं। हुआ क्या है आप देख पाओगे, म्यांमार के अंदर 1 फरवरी को आया था मिलिट्री कू, मतलब मिलिट्री कू वहाँ पे कर लिया गया था। जो वहाँ की मिलिट्री है उन्होंने तख्ता पलट किया, साथ ही साथ वहाँ की डेमोक्रेसी ख़त्म कर कर मिलिट्री ने अपना कब्जे में ले लिया पूरा का पूरा म्यांमार। नाउ यहाँ पे आप देख पाओगे बहुत सारे जो म्यांमार के लोग हैं वो इन चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर पाए। ठीक है, एक तरीके से वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि हम लोग को मिलिट्री गवर्नमेंट नहीं चाहिए, हम लोग को वापस से म्यांमार के अंदर डेमोक्रेसी चाहिए। नाउ यहाँ पे आप देख पाओगे बहुत सारे लोग अभी तक ये सारी चीज़ प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं और बहुत सारे लोग यहाँ से निकल कर इंडिया की साइड बढ़ चुके हैं, मतलब कि वहाँ से छोड़कर म्यांमार छोड़कर इंडिया आ रहे हैं, इंडिया की शरण में आ रहे हैं। तो ये आप देख पाओगे ये भी म्यांमार रेफ्यूजीज़ हैं, मतलब ये शरणार्थी हैं जो कि आए हैं। 7 म्यांमार रेफ्यूजीज़ हैं। अब यहाँ पे मणिपुर हाई कोर्ट ने बोला है कि आप लोग जाकर अप्रोच कर सकते हो यूएनएचसीआर, मतलब कि एक तरीके से शरण लेने के लिए आ सकते हो। एक छोटा सा आपको आर्टिकल मिल जाएगा हमारे संविधान में जो कि ये एक छोटी सी चीज़ बताएगा। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और है, इंडिया जो है यूएन रेफ्यूजी कन्वेंशन का पार्ट नहीं है, मतलब कि इंडिया अलाउ नहीं करेगा किसी भी शरणार्थी को। इस तरीके के स्टेटमेंट पहले भी आपको देखने को मिले थे कि इंडिया जो है रिसीव नहीं कर सकता, एक तरीके से किसी को भी शरण नहीं दे सकता क्योंकि इंडिया खुद रेफ्यूजी कन्वेंशन का पार्ट नहीं है। ओके, ऐसा यहाँ पे बताया गया था। लेकिन यहाँ पे मणिपुर हाई कोर्ट ये बोलता है कि आर्टिकल 21 ये बताता है राइट ऑफ नॉन रिफोलमेंट। अब यहाँ पे आपको ये याद रखना है, आर्टिकल 21 के अंदर बताया गया है राइट ऑफ नॉन रिफॉलमेंट, मतलब कि लोगों के पास हक है नॉन रिफॉलमेंट के लिए। नॉन रिफॉलमेंट मतलब यह है कि देखो कि कोई पर्सन अगर आया है किसी कंट्री से, अगर उसकी कंट्री में प्रॉब्लम्स चल रही हैं, वो आया है तो हम उसको वापस से फोर्सफुली रिटर्न नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहाँ पर ये बोला गया है मणिपुर हाई कोर्ट के द्वारा कि आप लोगों के पास ये आर्टिकल 21 है, आप लोग यूएनएचसीआर जो है अप्रोच करो और वहाँ पर जाकर आप लोग अपने हक के लिए बात कर सकते हो। ओके, तो आर्टिकल 21 के बारे में, इसके बारे में याद रखना है आपको। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नाउ आते हैं पेज नंबर 10 पर। तो जैसा हमने डिस्कस किया था कि ये वाला आर्टिकल हम लोग आगे बात करेंगे। तो जो आईसीएमआर है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, अब इसको रॉयल्टी मिलेगी, एक तरीके से कुछ पैसा प्रोवाइड करवा सकते हैं, कुछ पैसा मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि इन्होंने क्या करा, जो भारत बायोटेक कंपनी है इसकी एक वैक्सीन बनाई है इन्होंने, वो कौन सी है? वो कोवैक्सीन है। कोवैक्सीन को इन्होंने बेच दिया। एक तरीके से कोवैक्सीन को नहीं बेचा है, इसके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ को शेयर किया है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मतलब जो इसके पेटेंट्स हैं उसको शेयर कर दिया गया है, मतलब कि अब इस वैक्सीन को कोई कॉपी कर सकता है। ठीक है, अब दूसरा बंदा इसको कॉपी कर सकता है, ये जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ हैं ये शेयर करेगा इसके। ठीक है, तो इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। जो भी ये कोवैक्सीन है इसको किसने बनाया है? भारत बायोटेक लिमिटेड ने बनाया है, साथ ही साथ आईसीएमआर ने बनाया है। इन दोनों ने मिलकर क्या कर दिया? शेयर कर दिया है। और यहाँ पर अब इसके बदले में ऑब्वियस ही बात है, जब दूसरा इसको कॉपी करके बना सकता है तो वो कुछ ना कुछ प्रोवाइड करवाएगा। तो इसके बदले में आईसीएमआर को एक रॉयल्टी पेमेंट भी मिलने वाला है, काफ़ी अच्छा अमाउंट मिलेगा। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को बनाया गया था इस मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के साथ, एमओयू के साथ। अब ये एमओयू साइन किसके बीच में किया गया है? आईसीएमआर और बीबीआईएल के बीच में यहाँ पे किया गया है, जिसमें जो है आईसीएमआर को एक रॉयल्टी मिलेगी क्योंकि आईसीएमआर ने इस चीज़ को सेल किया है। लेकिन आईसीएमआर यहाँ पर ये बोलता है
कि देखो हमने जो ये प्रोडक्ट का आईपी है, ये जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, इसकी हमने शेयर कर दी है। बट एक चीज़ ये शर्त हो जाती है, वो ये है कि जो आईसीएमआर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी का जो नाम है वो वैक्सीन के डब्बों पे छपा रहना चाहिए। तो ऐसा यहाँ पर ये शर्त रखी गई है। और ये सारा चीज़ें ये किसने बताई हैं? ये बताई हैं आईसीएमआर के डायरेक्टर जनरल बलराम भार्गवा ने। ये सारी चीज़ें अपने आप ही यहाँ पर इसका खुलासा किया है। ओके, तो एक छोटा सा आर्टिकल था, इसके बारे में ध्यान रखना, आगे इसके ऊपर एडिटोरियल हम लोग को देखने को मिल सकता है। उसके बराबर में एक छोटा सा आर्टिकल और है, ये एक आइडिया आप छोटा सा रख सकते हो, उसमें और ज़्यादा कुछ है नहीं। बोला ये गया है जो एडिक्वेट ऑक्सीजन है वो अवेलेबल है, यानी कि आप कह सकते हो सही मात्रा में ऑक्सीजन आपको मिल जाएगी कंट्री के अंदर, ऐसा हमारे होम मिनिस्ट्री ने खुद बोला है। ठीक है कि ऑक्सीजन की कमी नहीं है, ऑक्सीजन की सप्लाई बेहतर तरीके से हो रही है और ऑक्सीजन जो है आज के टाइम पर मिल भी रही है, ट्रांसपोर्टेशन इसका बढ़िया हो रहा है। सरकार इसके ऊपर और ज़्यादा काम कर रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी तरीके से ऑक्सीजन की सप्लाई हो हॉस्पिटल्स के अंदर, ताकि ये ऑक्सीजन का शॉर्टेज हम लोगों को ना देखने को मिले। तो उसके बारे में एक छोटा सा स्टेटमेंट दिया गया है ना। उसके बाद आप देख पाओगे यहाँ पर एक छोटा सा आर्टिकल है, अगेन यहाँ पे बात करी गई है नीट और पीजी के बारे में। जो नीट पीजी है ये लगभग 4 महीने के लिए अभी पोस्टपोन कर दिया गया है। तो नीट क्या है? नेशनल एंट्रेंस कम एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो जो इसके पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एडमिशन्स थे उनको अभी के लिए पोस्टपोन करा है लगभग 4 महीने के लिए। रीज़न क्या है? रीज़न कोविड-19 सिचुएशन जो आज के टाइम पर क्रिएट हो रही है, लगभग डेली बेसिस पर 3.5 लाख केसेस निकल रहे हैं। तो ये सिचुएशन है, इसकी वजह से ये स्टेप्स उठाए गए हैं ताकि कोविड को हम लोग रोक सकें। उसी के साथ एक छोटा सा स्टेप ये भी उठाया गया है, जो एमबीबीएस के फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं उन सबको कोविड-19 को मैनेज करने के लिए फैलाया जाएगा। ठीक है कि वो एक तो ऑब्वियस ही बात है, वो फाइनल ईयर के अंदर आ चुके हैं तो काफ़ी कुछ सीख भी चुके होंगे। नाउ कोविड को मैनेज करने में उन लोगों की हेल्प ली जाएगी। नाउ नाउ बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। यहाँ पर आप लोग देख पाओगे इंडिया के अंदर टोटल कोविड केसेस कितने हैं उसके बारे में बताया गया है। तो आज के टाइम पर 2 करोड़ का ये जो आप कह सकते हो टारगेट है वो क्रॉस कर चुका है इंडिया। तो इंडिया में 2 करोड़ से ज़्यादा आप लोगों को केसेस देखने को मिल जाएंगे। और सिंगल डे की अगर हम बात करें तो पिछले दिन में यानी कि मंडे में जो है 3 लाख से ज़्यादा 3.5 लाख से ज़्यादा केसेस देखने को मिले हैं। और जो डेथ हुई हैं वो भी 3,000 से ज़्यादा डेथ हुई हैं इन अ सिंगल डे। उसके बाद एक छोटा सा आर्टिकल ये आप देख पाओगे, जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है उन्होंने यहाँ पर सेट किया है कि ये लोग इन्वेस्ट करेंगे लगभग 240 मिलियन पाउंड, कहाँ पर? यूके के अंदर ये लोग इन्वेस्ट करने वाले हैं ताकि वहाँ पर थोड़ा बहुत प्रोडक्शन कर सकें। नाउ यूके, यूनाइटेड किंगडम और जो इंडिया के बायलैटरल समिट हैं, प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन ने भी अनाउंस कर दिया है कितने रुपए का, यहाँ पर एक तरीके रुपए का नहीं, 1 बिलियन पाउंड का इन्वेस्टमेंट डील कर ली है इंडिया कंपनीज़ के साथ, इंडिया की कंपनीज़ के साथ। जिससे क्या होगा, लगभग 6500 से भी ज़्यादा जो है जॉब्स होने वाली हैं यूके के अंदर, क्रिएट होंगी वो जॉब्स। और ये एक बहुत ही बड़ा इन्वेस्टमेंट डील है जो कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने यहाँ पर सेट किया है। और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया यहाँ पर लगभग 240 मिलियन पाउंड लगाने वाला है। और जो ये इन्वेस्टमेंट है इससे काफ़ी फ़ायदा होगा क्योंकि यूके के अंदर हम लोग सेटअप करेंगे एक नया सेल ऑफिस। अब ये सेल ऑफिस से भी नया बिजनेस निकल कर आएगा और बिजनेस से हम लोग काफ़ी हद तक अमाउंट और ज़्यादा जनरेट कर सकते हैं। ओके, एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी गई है। आगे बढ़ते हैं, पेज नंबर 11 है ये और पेज नंबर 12 आप देख पाओगे। ये पूरे एडवर्टीजमेंट भरे हुए पेज हैं, ये हमारे किसी काम के हैं नहीं। आते हैं पेज नंबर 13 के ऊपर, दैट इज़ वर्ल्ड सेक्शन। देखेंगे दुनियादारी में क्या चल रहा है। यहाँ पे आप देख पाओगे अगेन म्यांमार के बारे में बताया गया है। काफ़ी बार हम लोग डिस्कशन ऑलरेडी कर चुके हैं। म्यांमार के अंदर 1 फरवरी को आया था मिलिट्री को, यानी कि मिलिट्री ने तख्ता पलट किया था वहाँ पर, और जो है पूरी तरह से जो डेमोक्रेसी है वहाँ की ख़त्म करके मिलिट्री ने अपना एक तरीके से रूल जमा लिया है। लोगों को ये चीज़ें पसंद नहीं है। काफ़ी टाइम से प्रोटेस्ट जारी है, 4थे महीने में हम लोग एंटर कर रहे हैं, प्रोटेस्टिंग जारी हो रही है। लेकिन अगर हम बात करें दूसरी तरफ तो म्यांमार की एक एथनिक रेबल ग्रुप है और इसका नाम है कचिन इंडिपेंडेंस आर्मी। इन्होंने क्या करा, इन्होंने मिलिट्री का एक हेलीकॉप्टर शॉट डाउन कर दिया है, हेलीकॉप्टर उड़ा दिया है। और यहाँ पर आप देख पाओगे क्यों उड़ाया है, क्योंकि ये लोग भी पूरी तरह से जो ये चीज़ें चल रही हैं उसके अगेंस्ट हैं। ये जो मिलिट्री आपके कह सकते हो,
जो पूरा नेशन आज के टाइम पर म्यांमार के अंदर मिलिट्री के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहा है, तो पूरे नेशन के साथ हैं ये लोग। इन्होंने जो है जनता यानी वहाँ के मिलिट्री का एक हेलीकॉप्टर शॉट डाउन कर दिया है। इसी के बेसिस पे वो थंबनेल मैंने लगा रखा है, ठीक है। वो भी एक गोरिल्ला एक तरीके से पर्सन है, तो उसी का यहाँ पर पिक्चर लगा हुआ है, तो आप लोगों को वो थंबनेल दिख रहा होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। यहाँ पर बात करी गई है, देखो नॉर्थ कोरिया को लेकर काफ़ी इश्यूज हो रहे हैं। जो यूएस के सेक्रेटरी हैं एंटोनी ब्लिंकन, इन्होंने मंडे में यहाँ पर बोला है कि जो नॉर्थ कोरिया के अंदर आज के टाइम पर एक तरीके से आप कह सकते हो कि न्यूक्लियराइजेशन हो रहा है, न्यूक्लियर पावर के ऊपर ये लोग काम कर रहे हैं। नॉर्थ कोरिया की जो कैपिटल है, एक सबसे बड़ा शहर है प्योंगयांग, वहाँ पर, ठीक है। तो इस चीज़ के ऊपर यहाँ पर बहुत सारी कंट्रीज़ अपनी कंसर्न दिखा रही हैं। यूएस बोल रहा है, यूएस हो गया, जापान, साउथ कोरिया हो गया, इन तीनों ने मिलकर एग्री किया है, ये तीनों ही काम करेंगे ताकि जो कोरियन पेनिनसुला है, नॉर्थ कोरिया है, जहाँ पर ये न्यूक्लियराइजेशन हो रहा है, न्यूक्लियर के ऊपर काम किया जा रहा है, तो उस न्यूक्लियराइजेशन को डी न्यूक्लियराइजेशन किया जाए, वो जो काम चल रहा है उसको ख़त्म किया जाए, क्योंकि ये थ्रेट बन सकता है काफ़ी हद तक पूरे वर्ल्ड के लिए। और आपको मालूम है न्यूक्लियर की क्या पावर होती है और जो एटम बम होते हैं उनकी क्या पावर होती है, ठीक है। तो इसकी चीज़ के ऊपर नॉर्थ कोरिया काम कर रहा है ना। नॉर्थ कोरिया को हम लोग यहाँ पर कोशिश ये कर रहे हैं कि उसका जहाँ पर भी ये जो न्यूक्लियराइजेशन प्रोग्राम है, इसको हम लोग हटा सकें, डी न्यूक्लियराइज कर सकें, ओके। उसके बाद एक और इन्फॉर्मेशन ये आती है, इम्पॉर्टेंट है। रशिया ने एक तरीके से घूम चुका है चाइना की तरफ। रशिया ने बोला है जो चाइनीज़ कंपनीज़ है वो मैन्युफैक्चर करेंगी स्पुतनिक 5 वैक्सीन। ये वैक्सीन किसकी है? ये रशिया ने डेवलप करी है। नाउ ये जो वैक्सीन है अब चाइना बनाएगा, चाइना की फर्म्स बनाएंगी, ऐसा यहाँ पर रशिया बोल रहा है, ओके। रशिया ने एक तरीके से जो प्रोडक्शन है वो इसके हाथ में सौंप रहा है, ताकि जो है आज के टाइम पर जो डिमांड है स्पुतनिक 5 वैक्सीन की, उसको पूर्ति किया जा सके, उसको पूरा किया जा सके। आज के टाइम पर आप देख पाओगे इंडिया ने भी इसको अलाउ कर दिया है, और स्पुतनिक 5 वैक्सीन इंडिया की 3rd वैक्सीन है जिसको हम लोग एंटर कर रहे हैं, ओके। तो आज के टाइम पर ज़रूरत भी ज़्यादा है, तो चाइनीज़ फर्म्स अब जो है इस पूरी के पूरे वैक्सीन का मैन्युफैक्चरिंग करने वाली हैं। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। पेज नंबर 14 पर आएंगे, दैट इज़ बिजनेस सेक्शन। इकॉनमी से रिलेटेड आर्टिकल को कवर करेंगे। यहाँ पर आप देख पाओगे बोला गया है जो फैक्ट्री आउटपुट ग्रोथ है आज के टाइम पर वो काफ़ी हद तक गिरती हुई नज़र आ रही है, ऐसा यहाँ पर पीएमआई के द्वारा बताया गया है, परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स के द्वारा बताया गया है कि जो फैक्ट्री का ग्रोथ है वो कम हुआ है। क्यों कम हुआ है? आपको मालूम है कोविड-19 की वजह से ये फैक्ट्रीज़ का आउटपुट या फिर फैक्ट्रीज़ की ग्रोथ की अगर हम बात करें तो कम होती हुई नज़र आई है। सिंपल सा, इसमें कोई लॉजिक नहीं है, ज़रा सा आर्टिकल है, इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा दिमाग लगाना है और कुछ नहीं। ऑब्वियस सी बात है कोविड की वजह से ही ये प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही हैं, ओके। नाउ आता है नेक्स्ट आर्टिकल, और इसी आर्टिकल के साथ मैं आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका उत्तर आपको नीचे कमेंट सेक्शन में देना ही देना है। यहाँ पे अगर हम बात करें, ओपेक ने बोला है इंडिया का जो ऑयल इंपोर्ट है, भारत जो ऑयल को इंपोर्ट करता है ओपेक से, ये गिर चुका है 11.8% से। 11.8% तक ये हमने जो कच्चा तेल परचेज़ करते हैं ओपेक कंट्रीज से, तो वो अभी काफ़ी हद तक डाउन हुआ है। और ऐसा जो डाउनफॉल है ये पिछले 20 सालों में नहीं देखने को मिला जितना आपके टाइम पर ये देखने को मिल रहा है। बहुत सारे इश्यूज चल रहे हैं हमारे बहुत सारी कंट्रीज़ के साथ, या फिर हम अपनी कंट्री में कोविड-19 से जूझ रहे हैं, इस तरीके की प्रॉब्लम्स यहाँ पर फेस करने को देख रही है। नाउ इंडिया आज के टाइम पर जो क्रूड ऑयल है वो ज़्यादातर परचेज़ कर रहा है यूएस और कनाडा से, नाउ ओपेक से कम कर रहा है। अब यहाँ पे बात ये है ओपेक की फुल फॉर्म क्या है? इसकी फुल फॉर्म है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़। नाम से ही पता चल रहा है जो कंट्रीज़ पेट्रोल को एक्सपोर्ट करती हैं वो कंट्रीज़ इस ऑर्गेनाइजेशन के अंडर में आती हैं। नाउ कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं ओपेक के अंदर, आप लोगों को नीचे कमेंट सेक्शन में बताना है, जल्दी से टाइप करो। बढ़ते हैं अपने एडिटोरियल सेक्शन की तरफ, देखेंगे आज के इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स को। नाउ आते हैं पेज नंबर 6 के ऊपर, दैट इज़ एडिटोरियल सेक्शन। यहाँ पर आप देख पाओगे ये 4 आर्टिकल हैं आज के एडिटोरियल में, जिसमें से ये 3 आर्टिकल इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहला आर्टिकल बात करता है जीएसटी कलेक्शन के बारे में, तो इसके बारे में हमने कल भी डिस्कशन किया था। जो गुड्स एंड सर्विस टैक्स है, इसका जो कलेक्शन है अगर पिछले महीने का, वो काफ़ी हद तक हायर हुआ है, और बताया ये जा रहा है 1.4 लाख करोड़ के आसपास का ये कलेक्शन हुआ है। एग्जैक्टली बताया गया है 1,41,384 करोड़ रुपए का, और ये उसके पिछले महीने से भी काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं
कि बहुत सारी सिचुएशन ये जो है क्रिएट हो रही है। इनफैक्ट कोविड-19 की सिचुएशन आप देख पाओगे, काफ़ी ज़्यादा बुरी हालत हो चुकी है इंडिया के अंदर, लेकिन फिर भी जो जीएसटी का कलेक्शन है वो काफ़ी बेहतर हुआ है। इससे पता चलता है हमारी जो रिकवरी है वो एक सस्टेन्ड रिकवरी है, मतलब कि हम लोग लगातार रिकवर भी कर रहे हैं। और ये जो 1 लाख करोड़ के आसपास का कलेक्शन है ये अक्टूबर से ही हो रहा है। हम लोग पिछले साल अक्टूबर से ही हर महीने 1 लाख करोड़ रुपए का जीएसटी का कलेक्शन कर पा रहे हैं, ये काफ़ी अच्छी बात है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें अप्रैल 2020 की, पिछले साल अप्रैल में जो जीएसटी कलेक्शन था वो अभी तक का सबसे कम कलेक्शन था, 32,000 करोड़ रुपए का हुआ था। और हमारा टारगेट ये था कि हम लोग 1 लाख करोड़ को क्रॉस कर सकें। तो अक्टूबर से ही हम लोग 1 लाख करोड़ को क्रॉस कर रहे हैं हर महीने। और अभी यहाँ पर सिचुएशन ये है कि देखो बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं, लॉकडाउन की सिचुएशन हो रही है, आज के टाइम पर भी बहुत सारी चीज़ें शट डाउन होने की भी संभावना है। तो उसकी वजह से हम लोग हिट कर सकते हैं, जो जीएसटी कलेक्शंस हैं वो अभी हिट कर सकता है बुरी तरह से। लेकिन अभी के मामले में अगर हम बात करें तो कलेक्शन काफ़ी बढ़िया है, इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है। नाउ नेक्स्ट आर्टिकल आप देख पाओगे, अगेन नॉर्थ कोरिया के बारे में डिस्कशन किया गया है। हम लोगों ने अभी देखा नॉर्थ कोरिया को लेकर काफ़ी चर्चा हो रही है। जो बाइडन एक तरीके से आप कह सकते हो कि जो न्यूक्लियर प्रोग्राम चल रहा है नॉर्थ कोरिया के अंदर, नॉर्थ कोरिया का एक न्यूक्लियर प्रोग्राम है, ठीक है, जैसा मैंने आपको बताया था अभी, प्योंगयांग के अंदर एक सबसे बड़ा एक शहर है और कैपिटल भी है नॉर्थ कोरिया की। तो इन्होंने एक तो नॉर्थ कोरिया ने सीधे सीधे जो बाइडन को बोल दिया कि ये हॉस्टाइल है, अनफ्रेंडली नेशन यहाँ पर देखने को मिल रहा है, ठीक है। एक तरीके से फ्रेंडशिप वगैरह निभाई नहीं जा रही है जो बाइडन के द्वारा, क्योंकि जो बाइडन मुद्दा ये उठा रहे हैं कि जो ये नॉर्थ कोरिया यहाँ पर जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है इसको डी न्यूक्लियराइजेशन किया जाए। नाउ दोनों ही कंट्री के जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं वो काफ़ी हद तक कम भी हो रहे हैं, लगातार डाउन होते जा रहे हैं, इसके बारे में बताया गया। जो बाइडन ने बोला कि जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है ईरान और नॉर्थ कोरिया का, ये एक सीरियस थ्रेट हो सकता है, एक खतरा हो सकता है अमेरिका की सिक्योरिटी के लिए, दुनिया की सिक्योरिटी के लिए। तो इसके खिलाफ ये कदम उठाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नॉर्थ कोरिया हमेशा से ही अपनी फॉरेन पॉलिसी को अनरिजॉल्व रखता हुआ आया है, हमेशा कोई ना कोई इसके सिचुएशन, कोई ना कोई डिस्प्यूट्स चलते रहे हैं अमेरिका के साथ, अमेरिकन प्रेसिडेंट्स के साथ। और आज के टाइम पर ज़रूरत यह है कि हम लोग इस चीज़ को रोकें, ठीक है। मिस्टर ओबामा आप देख पाओगे, जो बराक ओबामा है, उन्होंने कोशिश करी थी बातचीत करने की नॉर्थ कोरिया से 2012 में। और यहाँ पे फिर उसके बाद आप कह सकते हो मुद्दा ये ठंडा पड़ गया, क्योंकि जो प्योंगयांग है उन्होंने लॉन्च कर दी थी एक सैटेलाइट। फिर उसके बाद आप कह सकते हो थोड़े टाइम के लिए ये लोग रुक गए थे, कुछ नहीं चल रहा था। फिर उसके बाद आप कह सकते हो ट्रंप आ गए, डोनाल्ड ट्रंप ने भी कोशिश करी कि नॉर्थ कोरिया के साथ एग्रीमेंट किया जाए, ताकि जो उनके कोरियन पेनिनसुला है वहाँ पर जो न्यूक्लियर प्रोग्राम चल रहा है उसको डीन्यूक्लियराइज किया जा सके। लेकिन यूएस ने आप कह सकते हो एक तरीके से जो प्रपोज है वो यहाँ पर रखा था, प्रपोजल रखा था, नॉर्थ कोरिया ने इस चीज़ को रिजेक्ट भी कर दिया था। तो आप देख सकते हो कि नॉर्थ कोरिया के डिस्प्यूट हमेशा से बढ़ते हुए भी आए हैं। यूएस का मेन मकसद आज के टाइम पर यह है जो नॉर्थ ईस्टर्न एशिया है उसको सबसे पहले हम लोग क्या कर पाएँ, डी न्यूक्लियराइज कर पाएँ, यानी कि जो कोरियन पेनिनसुला है वहाँ पर उसको जो न्यूक्लियराइजेशन चल रहा है उसको कम किया जा सके। नाउ यहाँ पे जो एक तरीके से अब ये चीज़ें अचीव अगर नहीं हो पा रही हैं तो इसको अचीव करने के लिए एक मिलिट्री स्ट्राइक काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है नॉर्थ कोरिया के अंदर, ताकि ये सारी चीज़ें हम लोग होने से रोकते रहें। और जो मिस्टर बाइडन है यानी जो बाइडन, उनको ये सारी अपॉर्चुनिटीज़ को आज के टाइम पर सीज़ कर देना चाहिए और जो किम जोंग उन है उनसे बातचीत करनी चाहिए इस इकोनॉमिक वरीज़ को लेकर, और भी बहुत सारी जो भी टेंशन्स हैं उसको लेकर, यहाँ पे जो बेसिक कंसर्न्स हैं उसके ऊपर बातचीत करनी चाहिए दोनों कंट्रीज़ को मिलकर, ऐसा यहाँ पर स्टेटमेंट दिया गया है। ओके, नॉर्थ कोरिया कहाँ पर है एग्जैक्टली लोकेटेड, मैं आपको अच्छे से मैप में दिखा देता हूँ एक बार। तो यहाँ पर आप देख पाओगे यह है इंडिया का मैप, और इंडिया के कंपैरिजन में यहाँ पर आप देख पाओगे ऊपर है नॉर्थ कोरिया। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल को। जो नेक्स्ट आर्टिकल है यहाँ पे बात करता है वन हेल्थ अप्रोच के बारे में। यानी देखो बात ये करी जा रही है आज के टाइम पर आप देख पाओगे बहुत सारे प्रॉब्लम्स, बीमारी ऐसी देखने को मिल जाती हैं पैंडेमिक की तरह। तो हम लोगों को एक वन हेल्थ अप्रोच रखनी पड़ेगी, किसके लिए, पीपल के लिए, साथ ही साथ एनिमल्स के लिए, जानवरों के लिए भी, और जो इंसान है उन सभी के लिए एक ही हेल्थ का अप्रोच रखना पड़ेगा। क्योंकि आज के टाइम पर आप देख पाओगे जो ये बीमारियां हैं ये जानवर से निकलकर इंसानों में फैल रही हैं। बात किस मुद्दे पे है बात करेंगे। सबसे पहले जो फादर हैं मॉडर्न पैथोलॉजी के, जिनका नाम है रुडोल्फ विर्चो,
तो इन्होंने फोकस किया 1856 में किस चीज़ के ऊपर कि एनिमल और जो ह्यूमन मेडिसिन हैं उनमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, दोनों को साथ में लेकर चलना पड़ेगा। और अभी हमने वर्ल्ड वेटरनरी डे को सेलिब्रेट किया, कब? 24 अप्रैल को। तो इन्होंने फोकस किया है किस चीज़ को लेकर कि जो एनिमल्स हैं, चाहे वो ह्यूमंस हो गए, एनवायरनमेंट हो गया, इन सभी के लिए एक हेल्थ की अप्रोच रखनी चाहिए, सभी को साथ में लेकर चलने चाहिए। नाउ ये वेटरन्स क्या होते हैं? वेटरन्स जो हैं बेसिकली डॉक्टर्स होते हैं, एनिमल डॉक्टर, ठीक है, जो कि ट्रीट करते हैं एनिमल्स को, और जो डॉक्टर्स होते हैं वो इंसानों को ट्रीट करते हैं, लेकिन जो वेटरनेरियंस होते हैं वो एनिमल्स को ट्रीट करते हैं। ओके, तो ये अभी डे को सेलिब्रेट किया गया था, इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। नाउ आप देख पाओगे, बोला ये जा रहा है आज के टाइम पर ज़्यादातर इन्फेक्शियस डिजीज़ देखने को मिल जाएगी, बहुत सारे इन्फेक्शंस देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पर बताया गया है, एक तो जूनोटिक डिजीज़ होती हैं, जूनोटिक डिजीज़ जो कि ट्रांसफ़र होती हैं जानवरों से इंसानों में, ठीक है, फिर उसके बाद इंसानों से इंसानों में फैलने लगती हैं, जैसे कि कोविड-19 पैंडेमिक हो गया। उसी तरीके से और भी डिजीज़ हैं, जैसे कि एंथ्रोपोजूनोटिक डिजीज इन्फेक्शंस हो गए। इसमें क्या होता है, इसमें जो है ये ट्रांसफ़र होती है बीमारी ह्यूमन से एनिमल्स में, इंसानों से जानवरों में बीमारी ये फैलती है। तो इन सभी के लिए जो अप्रोच है वो आपको एक ही रखनी पड़ेगी। अभी आप देख पाओगे हाल ही में बहुत सारे वायरस देखने को मिले, जैसे कि निपाह वायरस देखने को मिला, इबोला वायरस, सार्स यानी कि कोविड-19 सेवर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम का, उसके साथ मेर्स मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम या फिर इन्फ्लुएंजा देखने को मिला। इन सब का जो लिंक है वो आपस में एनवायरनमेंट से है, एनिमल से है और ह्यूमन हेल्थ से है। तो इन तीनों ही चीज़ आपस में, तीनों लिंक हैं, इन्हीं के थ्रू बीमारी फैलती है। नाउ काम क्या करना पड़ेगा, हमें वन हेल्थ विजन लेकर चलना पड़ेगा, तीनों को साथ में टैकल करके चलना पड़ेगा आज के टाइम पर। ओके, और वन वर्ल्ड वन हेल्थ की तरफ हम लोग को आगे बढ़ना पड़ेगा। इंडिया ने एस्टेब्लिश की थी, एक स्टैंडिंग कमेटी बनाई थी, किस चीज़ के ऊपर? जूनोसिस के ऊपर। कब? 1980s में बनाया था। फिर उसमें फ़ंड वगैरह का भी देना स्टार्ट हो गया था, और यहाँ पे कोशिश ये करी गई थी एक सेंटर बनाया जाए वन हेल्थ के लिए, यानी कि एक हेल्थ के ऊपर ध्यान दिया जाए, सबको एक साथ लेकर चला जाए, एनवायरनमेंट, एनिमल्स और जो है ह्यूमन बींग्स, ठीक है। इस चीज़ के लिए यहाँ पर स्कीम्स वगैरह भी लाई गई थी, बहुत सारी स्कीम्स को लॉन्च किया गया ताकि जो एनिमल डिजीज़ हैं उससे हम लोग टैकल कर सकें, उससे लड़ सकें, उसके प्रति फ़ंड प्रोवाइड करवा सके। नाउ सरकार ने जो है वर्क किया है काफ़ी, एक तरीके से बहुत सारे प्रोग्राम्स को वापस से रिवैम्प करने के लिए, वापस से जीवित करने के लिए बहुत सारे प्रोग्राम्स चलाए हैं, और जो एनिमल डिजीज़ हैं उससे टैकल करने के लिए बहुत सारे प्रोग्राम्स चलाए हैं। नाउ WHO का एस्टिमेट क्या है, जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है उसका एस्टिमेट यह है, जो रेबीज़ है, रेबीज़ भी एक जूनोटिक डिजीज़ है, ठीक है, इसने काफ़ी हद तक बुरा प्रभाव डाला था पूरे वर्ल्ड के ऊपर। नाउ आज के टाइम पर आप देख पाओगे जो डॉग्स वगैरह हैं इसके थ्रू सबसे ज़्यादा रेबीज़ देखने को मिला था इंडिया के अंदर। नाउ अब क्या है कि देखो किस चीज़ के ऊपर काम किया गया है, काम ये किया गया है जो डॉग वैक्सीनेशन है उसके ऊपर काम किया गया है, डॉग को वैक्सीन प्रोवाइड करवाई गई हैं, साथ ही साथ पब्लिक एजुकेशन दिया गया है और कंट्री को फ्री ऑफ रेबीज़ बनाया गया है। तो इस तरह का अप्रोच रखना पड़ेगा, जहाँ ज़रूरत पड़ेगी एनिमल्स को वैक्सीन लगनी है वहाँ पर उनको लगाया जाएगा, ठीक है। इन सभी चीज़ों को साथ में लेकर चलना पड़ेगा, बेसिक मतलब यहाँ पर यह है। उसके बाद साइंटिस्ट यहाँ पर यह बोलते हैं लगभग आज के टाइम पर 1.7 मिलियन वायरसेस हैं जो कि लगातार सर्कुलेट होते हैं, ठीक है, पूरे के पूरे यहाँ पर देखने को मिलते हैं, और इनमें से कुछ वायरसेस जो है काफ़ी ख़तरनाक भी हैं। अब यहाँ पे करना क्या है, करना यह है एक टारगेट को अचीव करना है, वो टारगेट हमें लेकर चलना है वन हेल्थ विजन के अंडर में, ठीक है। अब यहाँ पर इस टारगेट के अंदर देखो जो भी लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन है तो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवानी है, ह्यूमंस और एनिमल्स के बीच में यहाँ पर मिलकर एक कोऑर्डिनेशन बना के चलना है, क्योंकि ये सभी लोग बीच में पिस जाते हैं, सभी एनवायरनमेंट या फिर ह्यूमन हो गए या फिर एनिमल हो गए, इन तीनों के लिए हम लोग को एक ही हेल्थ अप्रोच रखना पड़ेगा, तो उसके बारे में बताया गया है। और साथ ही साथ हम लोग को एनिमल हेल्थ और डिजीज़ सर्विलेंस सिस्टम के ऊपर काम करना पड़ेगा, यानी कि जो भी एनिमल्स हैं या एनिमल्स से रिलेटेड कोई भी बीमारियाँ आ रही हैं तो उसके लिए एक सर्विलेंस सिस्टम बनाना पड़ेगा, निगरानी रखनी पड़ेगी, सारी रिपोर्टिंग यहाँ पर लानी पड़ेगी। तो ये वन हेल्थ टारगेट एक बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आज के टाइम पर हम लोगों को इस चीज़ की। नाउ आज का लास्ट आर्टिकल बात करता है कोविड-19 फाइट के बारे में, तो यहाँ पर ज़्यादा कुछ है नहीं, इस वजह से हम लोग इस आर्टिकल को स्किप करेंगे, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। बोला ये जा रहा है कि डेटा के बारे में कोविड-19 का किस तरीके से यहाँ पे डेटा प्रोजेक्शंस बताया गया है। ओके, इसको आप लोग सिंपली स्किप कर सकते हो, पूरे आर्टिकल को, आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है।
नाउ जो इंपॉर्टेंट थे हमने डिस्कस कर लिए, और एडिटोरियल के बाद जो आप ये पेज देख पाओगे यहाँ पर ये इलेक्शन के बाद का पूरा सिस्टम बताया गया है, यह हमारे काम का नहीं है। तो हमने जो भी इंपॉर्टेंट था वो पूरा का पूरा आज के आर्टिकल से छांट कर पढ़ लिया है। नाउ इसी के साथ करते हैं हम लोग अपने न्यूज़पेपर एनालिसिस को समाप्त। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।